साल 1936 में ईरान के पहलावी घराने के पहले शाह रेजा शाह पहलावी ने काशफे हिजाब नाम से पहला सख्ती वाला सरकारी आदेश पारित किया था। रेजा शाह पहलावी ईरान में साल 1925 से 1941 तक शासक थे। पहलावी ईरानी समाज को आधुनिक और सेक्युलर बनाना चाहते थे, कुछ कुछ वैसे ही जैसे टर्की में मुस्तफा कमाल अतातुर्क कर रहे थे। उन्होंने महिलाओं को पूरे शरीर को ढकने वाले पारंपरिक इस्लामी पर्दा पहनने पर पाबंदी लगा दी थी और इन पाबंदियों को सख्ती से लागू किया गया था। पुलिस ने तब उन महिलाओं के पर्दे फाड़ दिए जिन्होंने तब हिजाब पहनकर सड़कों पर चलने की हिमाकत की थी। फिर वक्त पलटा। 4 दशक के बाद 1979 की ईरानियन रेवोल्यूशन हुई। ईरान ने 1981 में एक कानून पारित किया। इसमें सार्वजनिक रूप से महिलाओं के लिए हिजाब पहनना जरूरी बना दिया गया। इस कानून के पारित होने के 41 साल बाद ऐसा लगता है कि पहली बार ईरान में महिलाएं मॉरल पुलिसिंग नीति, जिसे गश्त-ए-इरशाद के रूप में जाना जाता है, के खिलाफ भड़क उठी हैं। पुलिस हिरासत में 22 वर्षीय महसा अमीनी की मौत, जिसे पुलिस ने वाजिब तरीके से हिजाब नहीं पहनने के लिए हिरासत में लिया था, ने सरकार के खिलाफ देश भर में विरोधी का लहर खड़ा कर दिया है, जो शायद लोकप्रिय विद्रोह जैसा बन गया है। अमीनी की मौत की कसूरवारी उस मॉरल पुलिस पर डाली जा रही है जो ईरान के कानून को लागू करने से जुड़े एक अर्धसैनिक शाखा है। जनता का गुस्सा को देखते हुए ग्रेटर तेहरान के मॉरल पुलिस विभाग के पुलिस प्रमुख कर्नल अहमद मिर्जाई को भी कुछ दिन पहले निलंबित कर दिया गया। आखिर ये अर्धसैनिक समूह गश्त-ए-इरशाद कैसे बना है, हकीकत में उनका काम क्या है और वो अपना काम कैसे करते हैं? ईरान में मॉरल पुलिस का लंबा इतिहास है। 1979 के क्रांति के बाद ईरान में मॉरल पुलिस के अलग अलग शक्लें बने। पहलावी के शासन में ईरान ने हिजाब के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई, लेकिन तब लोगों ने इसे बिल्कुल पसंद नहीं किया। ईरान के लोगों के लिए सरकार दुश्मन जैसे लगने लगी थी और फिर ईरानी क्रांति के दौरान महिलाओं ने सरकारी आदेशों को तोड़ने के लिए ही हिजाब पहना। विडंबना यह है कि ईरान के इस्लामी गणराज्य के पहले नेता अयतुल्लाह खमैनी, जिन्होंने सत्ता में आने के बाद सार्वजनिक रूप से हिजाब उतारने पर प्रतिबंध लगा दिया था, उन्होंने हिजाब को क्रांति के प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल किया। हिजाब पहनने की मांग और शाह के शासन के प्रति नाराजगी जगाने के लिए उन्होंने महिलाओं की तारीफ की थी। उन्होंने कहा था, आप महिलाओं ने साबित कर दिया है कि आप इस आंदोलन में सबसे आगे हैं। हमारे इस्लामी आंदोलन में आपकी बड़ी हिस्सेदारी है। हमारे देश का भविष्य आपके समर्थन पर निर्भर करता है। महिलाओं को कम ही पता था कि नया शासन पिछले से कुछ भी अलग नहीं होगा। महिलाएं अपने चुनने की आजादी के लिए लड़ रहे थे, लेकिन वो समझ ही नहीं पाए कि यह विकल्प शायद उनके पास था ही नहीं। क्रांति के बाद ईरान में पहली ऑर्गेनाइज मॉरल पुलिस बासिज नामक एक अर्धसैनिक स्वयंसेवक मिलिशिया की थी। इसके स्वयंसेवकों को ईरान इराक युद्ध में भाग लेने के लिए बनाया गया था। लेकिन अब बासिज इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के 5 बलों में से एक है। ये छात्रों के ड्रेस कोड और चाल चलन की निगरानी के लिए हर ईरानी विश्वविद्यालय में मौजूद रहे। दरअसल विश्वविद्यालय एक ऐसी जगह होती है जहां पहली बार कोई ईरानी महिला और पुरुष को एक साथ एजुकेशनल माहौल में संपर्क में आते हैं। यहां तक कि ऐसे समूह जो ईरानी सरकार के कंट्रोल में नहीं थे, उन्होंने भी मॉरल पुलिस की तरह काम करने की कोशिश की है। ऐसा ही एक समूह जुनदुल्लाह है, जो एक सुन्नी आतंकवादी संगठन है जो ईरान में सुन्नियों के लिए समान अधिकारों के लिए लड़ रहा था। इस संगठन को संयुक्त राज्य अमेरिका ने साल 2010 में एक विदेशी आतंकवाद संगठन बताया था। रॉयटर्स के अनुसार जुनदुल्लाह सड़कों पर गश्ती करता था और हिजाब को लेकर अपनी कायदे कानून चलाता था और इस तरह वो भी एक मॉरल पुलिस बन गई। लेकिन गश्त-ए-इरशाद की बात करते हैं। कैसे काम करता है ये मॉरल पुलिस? गश्त-ए-इरशाद दरअसल गश्ती दल के तौर पर काम करता है। इनके पास एक वैन होता है जिसमें पुरुष और हिजाब पहने महिलाएं होती हैं। उनका काम शॉपिंग सेंटर और मेट्रो स्टेशन जैसे व्यस्त सार्वजनिक स्थानों पर खड़े होकर निगरानी रखना है। ड्रेस कोड तोड़ने जाने पर वो महिलाओं और दूसरों को हिरासत में लेके आते हैं। ठीक से हिजाब नहीं पहनने वालों को भी वो कानून का उल्लंघन मानते हैं। हिजाब पहनने का सही तरीका क्या है, ये सब गश्ती दल के एजेंट्स पर निर्भर करता है। यह ज्यादा मेकअप से लेकर कम सर ढकने तक कुछ भी हो सकता है। हिरासत में ली गई महिलाओं को तब पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, फिर एक सुधार सुविधा या री एजुकेशन सेंटर में ला जाया जाता है, जहां उन्हें बताया जाता है कि कैसे कपड़े और किस तरह से पहनना है। फिर उन्हें आमतौर पर उसी दिन पुरुष रिश्तेदारों के पास छोड़ा जाता है। पुरुष रिश्तेदार उनके लिए निर्देशों के हिसाब से कपड़े लाते हैं। अमीनी के मामले में उसे एक पुलिस स्टेशन ले जाया गया और उसके परिवार को बताया गया कि उसे री एजुकेशन के बाद रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन अमीनी को कोमा की हालत में हॉस्पिटल लाया गया।
द गार्डियन न्यूज़पेपर के मुताबिक उसके सर के एक सीटी स्कैन में हड्डी फ्रैक्चर, ब्रेन पर चोट और बहुत ज्यादा खून बहना दिखाया गया। ये सब बताता है कि उसकी मृत्यु सर पर मारने से हुई है। गश्त-ए-इरशाद के निशाने पर आमतौर पर शहरों के अमीर महिलाएं होती हैं। इनको लेकर यह आशंका है कि वो पश्चिमी कपड़ों की शौकीन होती हैं। यहां तक कि पश्चिमी देशों के युवाओं की तरह बाल रखने वाले पुरुषों को भी मॉरल पुलिस अपने निशाने पर लेती है। गश्त-ए-इरशाद के चंगुल से बचने के लिए वहां एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी लोगों ने बनाया है। ये लोगों को मॉरल पुलिस चौकियों से बचने में मदद करता है। एप्लीकेशन को सफल बनाने के लिए जरूरी डेटा क्राउड सोर्सिंग से जुटाई जाती है। इसमें यूजर्स नक्शे पर गश्ती वैन के बारे में बताते हैं और जब बड़े संख्या में लोग ऐसा करते हैं तो दूसरे यूजर्स के लिए यह स्थान को मार्क करते हुए अलर्ट दिखने लगता है।